नमस्कार। राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं आपके साथ बेहद ख़ास अभिनेता वीरेंद्र सक्सेना। वीरेंद्र सक्सेना 23 नवंबर 1951 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में जन्मे वीरेंद्र सक्सेना उन अभिनेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने मामूली चेहरे के बावजूद फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई। मनुष्य खाना भी नहीं खिला सकती ठीक से। देख ले सुगंधा, तू तो ऊपर चलेगी अपने आराम से, लेकिन मनहूस को छोड़े ही ना मेरे। वीरेंद्र सक्सेना को उनकी बेहतरीन अदाकारी और मुख्तलिफ आवाज के लिए जाना जाता है। एक्टिंग की तरफ रुझान के चलते वीरेंद्र सक्सेना ने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लेकर अपने अभिनय को बेहद खूबसूरती से तराशा। यही वजह है कि वीरेंद्र सक्सेना को एक मंजा हुआ कलाकार माना जाता है। वीरेंद्र सक्सेना ने हिंदी फिल्मों के साथ ही कई हॉलीवुड फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। उन्होंने बिच्छू, जिद्दी, बर्दाश्त, सूरज का सातवां घोड़ा, अर्जुन पंडित, दिल है कि मानता नहीं, टुन्नू की टीना जैसी करीब 130 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी की। हाँ चतुर्वेदी, हाँ बोल। क्यों, क्या हुआ? अरे कितने का फायदा हुआ? अरे सुन चतुर्वेदी, तू प्लीज यार और लगा दे सुन, अगर तुझे पैसों की जरूरत पड़े ना तो मैं तुझे अरेंज करके देता हूँ, ठीक है? हाँ और तो ठीक है, तू उसमें बस 10,000 बचा ली बस। हाँ। यही नहीं, उन्होंने छोटे पर्दे पर जस्सी जैसी कोई नहीं, भारत एक खोज और तमस जैसे हिट धारावाहिकों में भी काम किया। जय हिंद। जय हिंद। जरनैल, कल तुम जलसे में से भाग क्यों गए थे? ओ, मैं सवेरे तो जैसे बंदे के मुंह नहीं लगना चाहता, परे हट तू। कश्मीरी लाल, ये कोई वक्त है छेड़खानी करने? मैं तेरा पर्दाफाश करांगा। तेरा कम्युनिस्टों के साथ उठड़ा बैठा है, मैंने पता है। मीरदाद कम्युनिस्ट के साथ कुबड़े हलवाई की हट्टी पर मैंने तेरे को छड़ा मुर्गी खाते हुए देखा है। अच्छा, अब ज्यादा पर्दाफाश नहीं कर। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी। फिल्म आशिकी का ये गाना उन पर ही फिल्माया गया है। तू ही आशिकी है। अभिनय के साथ ही वीरेंद्र सक्सेना को लिखने और पेंटिंग करने का भी शौक है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी वीरेंद्र सक्सेना सादगी की जिंदगी जीते हुए थोड़े में संतोष करने वाले हैं। जिंदगी को उन्होंने अपनी शर्तों पर जिया है और इसका उन्हें फख्र है। बरसों से फिल्मों का हिस्सा रहे वीरेंद्र सक्सेना को हमेशा ही दर्शकों और आलोचकों की सराहना मिलती रही है। बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। अपनी ज़िंदगी के जब 20 बरसों पर, शुरुआती 20 बरसों पर आप नज़र डालते हैं तो वहाँ क्या क्या है? वहाँ विद्रोह है, लड़ाई झगड़े हैं, उथल पुथल है, गरीबी है, छोटा शहर है, ऊंची नीची गलियाँ हैं, गंदगी है और धार्मिक वातावरण है। और ये जगह है कौन सी? मथुरा। मथुरा में आप पैदा हुए? जी। किस तरह के घर में पैदा हुए? मेरे फादर बहुत छोटी सी पोस्ट पे थे, वह स्टेनोग्राफर इन ड्रेनेज डिपार्टमेंट। एक बड़े छोटे से परिवार का जन्मा हुआ बच्चा हूँ मैं। घर में सबसे छोटा हूँ, 4 भाई बहन हैं हम। सबसे बड़ी सिस्टर थी
आशा जी उनकी डेथ हो गई। उसके बाद एक मोहन स्वरूप सक्सेना है, वो आज की तारीख में मतलब अभी तो रिटायर्ड हैं। ही वॉज इन नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, वो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में भी थे। ही वॉज ए सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। तो उसके बाद मेरा दूसरा ब्रदर है राजेंद्र स्वरूप सक्सेना, वो LIC में थे, वो भी रिटायर्ड हैं। सबसे छोटा मैं हूँ। तो मथुरा में आप पैदा हुए और शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी आपकी वहीं हुई। क्या क्या हुई? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से मैंने BSc किया है। पॉलिटिकल साइंस से मैंने MA करने की भी कोशिश की थी, लेकिन तब तक ज़िंदगी की समझ इतनी बढ़ गई कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो 1 साल करके छोड़ दिया। तो ज़िंदगी की समझ ये जो बढ़ गई, और वो आपका कहना है इतनी बढ़ गई, कैसे इतनी बढ़ गई? मुझे लगता है शायद छोटे शहर आदमी को ज़्यादा एजुकेट करता है। बड़े शहर में आपको बहुत कुछ दिखाई देता है, अलग अलग चीज़ें दिखाई पड़ती है। छोटा शहर थोड़ा सीमित होता है, और वो जैसा कि मेरा मानना ये भी है कि छोटे शहर में बहुत ज़्यादा रहना भी ज़रूर चाहिए, और एक समय बाद उसको छोड़ भी देना चाहिए। छोटे शहर की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। एक बहुत ही धार्मिक वातावरण की जगह शहर है मथुरा, तो उस सब के बीच में एक छोटा शहर है, धार्मिक है, पंडे, ये सब कुछ, तो वो उनसे रिलेटेड करप्शन, और फिर कम पैसों में पलने वाला शहर जो होता है वो थोड़ा सा दुखदाई तो होता ही है। तो वो सोच, और दूसरी बात एक ये भी बड़ा होता था कि छोटा शहर का मतलब होता है कि हर कोई आपको जानता है, तो वो अपने आप में एक बड़ी दुविधा हो जाती है, बड़ी परेशानी हो जाती है। कई बार आपको अपने लिए जो स्पेस चाहिए होता है वो स्पेस नहीं मिलता। इसलिए मैंने और मेरी वाइफ समता सागर जो है, उन्होंने मिलकर एक फिल्म भी लिखी है, लव इन मथुरा, जो कि एक पीयूष पांडे मेरे दोस्त हैं, बहुत बड़े एड फिल्म मेकर हैं, वो बनाएंगे ऐसा वो कहते हैं। मतलब अभी तक तो बनेगी, पता नहीं भविष्य क्या हो। वो बेसिकली इसीलिए है कि 4 बच्चे, दे वांट टू फॉल इन लव विद समवन बट दे कैन नॉट, बिकॉज़ एवरीबॉडी नोज देम, एवरीबॉडी नोज एवरीवन। छोटे शहर की वजह से। छोटे शहर की वजह से। अगर बचपन की बात करें तो बहुत सारे लोगों के लिए बचपन एक ऐसी रूमानी जगह होती है जहाँ बार बार सब लोग लौट कर जाना चाहते हैं कि काश मैं फिर से बच्चा हो जाऊँ। खुद आपका बचपन कैसा है और उसकी क्या प्रोमिनेंट स्मृतियाँ क्या हैं? मेरा मतलब जहाँ तक शहर में जाने की बात करते हैं तो अब मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना। कहने को अभी वो वैसा शहर नहीं रहा। हर किसी को ऐसा लगता है बड़ा हो जाने पर कि हमारी जैसा शहर नहीं रहा। ये तो शहर की बात है, वो शहर की बात एक तो मैं नई बात नहीं, शहर की लेकिन बात छोड़ दें। मैं उस गरीबी में, उस तकलीफ़ में दोबारा जाना नहीं चाहता। मैं बड़ी मुश्किल से उससे निकला हूँ, और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी उस तरीके का एक गरीबी या उस तरीके की तंगी, उस तरीके की परेशानियाँ, क्योंकि 4 भाई बहन थे, एक फादर मदर, 6 लोग, एक बहुत लिमिटेड पैसे में पलना। तो अच्छी बात ये थी कि हम सब थोड़े से पढ़े लिखे, थोड़े समझदार से लोग थे, तो चीज़ों को मैनेज करते थे। ट्यूशन पढ़ाते ना, मैंने जैसे काफ़ी सारी ट्यूशन्स पढ़ाई, ये करी। जैसे कि फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी मेरे की। अच्छा। और इमीडिएटली बड़े बिदर पर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। वो तारापुर में, वो सारी उदयपुर में जाकर के जॉब करने लगा। उन दोनों पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलते थे, तो वो सपोर्ट करता था। हमारी समझ में नहीं आती थी क्या करें, और कुछ एक उम्र भी ऐसी हो जाती है जिस वक्त आपको अपने लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो मैं ट्यूशन करता था और उससे कुछ पैसा कमाता था, इस तरीके की। लेकिन वो मेमोरी मेरी बहुत मीठी नहीं है। मीठी और बहुत से सेंसेस में है। बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत प्यारे दोस्त थे, लेकिन शहर की बात करें या उस वक्त दोस्तों की बात करें, लेकिन अगर आप भी कहें कि मैं उस बार दोबारा से वो जीवन जीना चाहूँ तो मैं बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दूँगा। तो इस तरह से मथुरा में जो ज़िंदगी गुजर रही थी, वहाँ पर क्या क्या पढ़ाई करने के बाद आखिरकार कब और किन हालात में आप मथुरा छोड़कर मेरा ख्याल है दिल्ली आ गए होंगे? दरअसल क्या है कि अभी तो मुझे मालूम नहीं मथुरा की हालत क्या है, लेकिन दरअसल क्या है, मथुरा एक ऐसा शहर है, अब तो बहुत बड़ा एजुकेशन हब हो गया है वो। लेकिन एक टाइम में क्या होता था, गांव के लड़के शहर पढ़ने के लिए आते थे, तो गांव के बच्चे ज़्यादातर ज़मींदार किस्म के लोग होते थे, तो वो ज़रा जमींदार दादा किस्म के लोग होते थे। बात बात पे बंदूक निकाल लेना, चाकू मार देना, ये करना उनके लिए बड़ी आसान थी बात। तो पूरा शहर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, मथुरा के गुंडे और गांव वाले गुंडे। वो बड़ा हावी था, वो एक ऐसा माहौल था। वो अभी पता नहीं, वो अभी उस वक्त के सारे, मैं नाम किसी का मेंशन नहीं करूँगा, मेरे वो सारे गांव वाले अभी भी यूपी में मिनिस्टर है, तो वो इस तरीके के लोग थे वो। तो आप समझ सकते होंगे कि उनका बचपन कैसा रहा होगा। बात बात पर मतलब वो कुछ भी कर सकते थे।
दे वर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, क्योंकि कैपेबल ऑफ क्या, क्योंकि उनको ज़िंदगी की वही समझ थी जो कि मेरे ख्याल से शायद अब भी नेता होकर के भी शायद उनमें कुछ बदलाव आया हो, मुझे मालूम नहीं, मैं से किसी से मिला नहीं। अभी भी एक से मिलने की गुंजाइश थी, अभी 3 दिन पहले मैं मथुरा से आया हूँ, लेकिन मैंने ही अवॉइड किया। मैंने कि नहीं, अभी ये दूसरी तरीके से मिलेगा मुझसे, उस तरीके से नहीं मिलेगा जिस तरीके से वो मिलता था मुझसे। तो मथुरा में रहना बड़ा डिफ़िकल्ट था। तो मुझे ये लगने लगा कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो किसी भी दिन मेरी किलिंग भी हो सकती है। आपको लगा कि किलिंग भी हो सकती है? कुछ भी हो सकता था, मतलब क्योंकि मैं बड़ा पॉपुलर शख्स था, मुझको शहर वाले भी उतने ही प्यार करते थे जितने कि गांव वाले। तो मुझे दोनों की बातें पता होती थी कि आज क्या होने वाला है। ये बहुत डेंजरस स्टेट थी कि अगर कभी उनको ये शक हो जाए कि मैंने इनकी बात उनको बता दी, तो मैं कोई बड़ा आदमी तो था नहीं, तो वो मुझे मार सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। उनको लगा कि मैंने इनकी बात उनको बता दी, तो मैं उस सिचुएशन से बहुत बचने लगा। मुझे लगने लगा कि मैं एक अजीब से ट्रैप में फंस रहा हूँ, मेरा पॉपुलर होना मेरे लिए नुकसानदायक हो रहा है। तो मैंने शहर छोड़ दिया। मैं राजा महेंद्र प्रताप है एक भरत वृंदावन के, उनका सेक्रेटरी बन के 100 रुपये महीने पर दिल्ली चला गया। वो दिल्ली में थे और नहीं, वृंदावन के थे वो। 3 महीने दिल्ली रहते थे, 3 महीने देहरादून रहते थे। इस तरीके का उनका एक, देहरादून में भी उनका, मसूरी में भी उनका एक घर है। लेकिन आप इतने पॉपुलर कैसे थे? मैं गाता था, मैं पेंट करता था, मैं लिखता था, मज़ाहिया था, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था, पढ़ा लिखा था, थोड़ी सी अंग्रेजी भी बोलता था। तो वो सारी चीज़ें, काला था। एक टाइम था जब काला होना भी अपने आप में, एक बचपन में काला होना मुझे अपने आप को गुनाह समझता था, और अब मुझे लगता है कालापन क्या आज तक मैं खा रहा हूँ। आज मुझे वो मेरा कॉम्प्लेक्शन मुझे पे कर रहा है। तो अजीब सी, तो डिफरेंट पर्सनालिटी होना, जैसे कि होना, चल्लेदार बाल थे, बेतुका सा इंसान था, कभी किसी से कुछ भी बढ़ जाता था, किसी बात की कोई हिच नहीं थी, किसी से भी किसी टाइम कुछ भी कह सकता था। मतलब जैसे कि लड़के मुझसे कहते थे यार उस लड़की से जाके कहते कि आई लव यू, तो मैं जाके कहता था हेलो मैम, सुनो वो उसने मुझसे कहलवाया, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, ही लव्स यू। तो इस तरीके की हिम्मत तो लोग बड़ा पसंद करते थे कि कम से कम कोई मन में कोई वो नहीं था, द्वेष नहीं था, कोई द्वेष नहीं। ठीक है यार, अच्छा लगता है, उसको लगती है यार, मैंने आपको बता दिया, आप मुझसे नाराज़ मत होना, आप बात बाकी आप जानो, वो जाने। आपने मथुरा छोड़ दिया और दिल्ली आ गए, क्या करने आ गए फिर से बताइए? दिल्ली में राजा महेंद्र प्रताप का सेक्रेटरी बनने आ गया, बन के आ गया। मुझे पूरे दिन में 3 चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, जो कि कौन सी पोस्ट होती है जिस पे स्टैम्प भी लगती है, 15 पैसे की पोस्ट लगती है ना, जिससे कि ये पता लग जाए कि चिट्ठी पहुंच गई, टाइप एक्नॉलेजमेंट वाली, उसको कुछ और कहते हैं। जवाबी पोस्ट कार्ड नहीं सर, वो रजिस्ट्री नहीं, रजिस्ट्री तो उसमें बहुत पैसे लगते थे, वो राजा ऐसा वाला नहीं था। हाँ। वो 15 पैसे में 3 चिट्ठी की मोहर लगवा के लेके आओ। वो है बुक पोस्ट भी नहीं था, उसका कुछ और ही नाम, या नहीं चलो वो बात इंपॉर्टेंट नहीं। तो मैं वो करता था, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी थी, तो राजा बड़ा खुश रहता था। 100 रुपये महीने मिलते थे, रहने को जगह थी, बहुत अच्छा कमरा था। कहाँ पे? रविंद्र नगर, खान मार्केट के बिल्कुल 25 रविंद्र नगर में। हाँ। जाट महासभा के वो अध्यक्ष थे। हाँ, और ये कौन सा साल था? ये सवाल है 76, 10 अक्टूबर 76 थे। उसके बाद और उधर आप पढ़ाई क्या करके आए थे? मैं बीएससी करके आया। बीएससी कर ली थी पूरी? बीएससी करके और फिर आप आ गए यहाँ पर, नहीं, आ गया। सेक्रेटरी हो गए, सेक्रेटरी बन गए? सेक्रेटरी बन करके आ गया। तो उनसे मेरे सुबह की काम होता था, लेकिन मैं फिर भी उनको थोड़ा सा ऑबलाइज करता था, शाम को उनके साथ घूमने जाता था। वो मुझसे बहुत मना करते थे, आप बताइए। मैं कहता था नहीं, आप, मैं आपके साथ चलूँगा, क्योंकि मुझे लगता था कि इतने बुढ़े हो गए हैं कि कभी भी गिर सकते हैं। ही वाज 92 ईयर्स ओल्ड। अच्छा। लेकिन उसको लगता था कि मैं उसकी चमचागिरी कर रहा हूँ। मैंने एक दिन उनको समझाया, मैंने कि नहीं महाराज, मैंने कि ये डोंट टेक इट अदरवाइज, मैंने कि इस तरीके से अगर मेरा फादर भी होते तो भी मैं ऐसा नहीं करता, ऐसा करता। मैं चाहता कि मैं उनके साथ चलूँ, मैंने कि मेरे पास टाइम है इसलिए चल रहा हूँ, आप ही के लिए आया हूँ, कोई आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा है साथ पे कि इसके भी पैसे देना कि मैं आपके साथ वो वॉक पे जाता हूँ। लेकिन ऐसा हुआ। फिर वो इसी दौरान मेरे मथुरा के एक सीनियर है अनिल चौधरी, और आप असगर आजाद को तो जानती हैं। असगर आजाद ने अपना सबसे पहला लिखा था इन्ना की आवाज़। तो इन्ना की आवाज़ अनिल चौधरी ने डायरेक्ट किया। और अनिल चौधरी को जब मैं मिलने के लिए गया, ये वही अनिल चौधरी थे जिन्होंने बाद में कबीर पर अच्छा, वो मथुरा के, वो एक कांग्रेस एक एमपी थे, चौधरी दिगंबर सिंह, उनके देवते थे, उनकी बेटी के बेटे थे। बड़ा समझदार, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी। वो अशोक चक्र साथ, ये सब एक ग्रुप था मथुरा का।
और तो मैं उनके बाद क्या, उन्होंने किया एक रोल कर ले इसमें। मैं तो डरा, लेकिन मैंने किया। IIC में हुआ, और अच्छा ये हुआ कि दूसरे दिन मेरा अखबार में नाम छपा। तो अखबार में नाम देख करके थोड़ा सा ज़रा अच्छा लगा, क्या बात है, मतलब बहुत बड़ा काम करती है। और कविता नागपाल ने नाम लिखा है, मतलब जो कि तो मेरे को एक हिम्मत मिली। और मैंने राजा साहब से कह दिया, राजा साहब ने कहा कि चलो अब मसूरी चलते हैं। मैंने कहा महाराज मैं आता हूँ, जरा आपको महीने भर बाद ज्वाइन करता हूँ। मैं वहाँ रुक गया, और एक मेरे बड़े भाई की दोस्त, कहाँ रुक गए आप? बड़े भाई के एक दोस्त हैं। हाँ। मैं राजा साहब के यहाँ निकल के बड़े भाई के एक दोस्त हैं दिनेश अग्रवाल, दिल्ली में ही? वो भी मथुरा के हैं, वो बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। ये दिल्ली में ही? जो दिल्ली में ही है। उनका बहुत बड़ा सा फ्लैट था। तो मेरे बड़े ब्रदर यानी कि इसके फादर ने कहा मैं उनसे मिलने के लिए, कि तुम आ जाओ मेरे घर पे फ़ौरन। तो मैं वहाँ चला गया, उनके साथ रहने लगा। वो बैचलर थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि इतने बड़े घर में रहना, पैसे नहीं होना, तो मैं 2 रुपये पर पोस्टर बनाया करता था। अच्छा ये तो बताइए कि वो जो सेक्रेटरीशिप थी वो कितने दिन चली या साल? 1.5 महीने बस? 1.5 महीने चली। अच्छा, 1.5 महीने के अंदर ही वो इन्ना की आवाज़ उसके बाद हुआ। 1.5 महीने के अंदर मुझे ये करने को मिला। 1.5 महीने के अंदर ही राज ने कहा वहाँ चलो। मैंने कहा आपको ज्वाइन करता हूँ 1 महीने बाद। और शायद उस भी सकता नहीं, लेकिन वो बहुत चाहते थे। वो मेरी राइटिंग के बड़े दीवाने थे। वो जितने भी पुराने फ्रीडम फाइटर्स आते थे, अब तो सब मर गए, सबसे बड़ा एक ही बात कहते थे कि सक्सेना जी की हैंड राइटिंग देखिए आप। अच्छा। वो तो हम भी देखेंगे अभी इस बातचीत के अभी तो नहीं रही सर। अच्छा, तो फिर आप वहाँ रुक गए और रहने लगे? हाँ, रहने लगा सर। मैं रहता था सर्वोदय एन्क्लेव, IIT गेट की तरफ पीछे, कुतुब मीनार की तरफ जी। तो तब वो जो हमारे दिनेश भाई साहब थे, उनके पास एक बॉबी मोटरसाइकिल हुआ करती थी। अब तो खैर वो बहुत बड़े आदमी है। तो वो मोटरसाइकिल पे कभी कभी मौका मिल जाता था उनके साथ बैठ के आने का, तो 30 पैसे बस के बच जाते थे। नहीं होते थे तो मैं IIT गेट तक के चौराहे तक पैदल चल के आता था, सर्वोदय एन्क्लेव से करीब 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, जिससे कि 30 पैसे देने पड़े। वो बस उतारती थी मेरे को कैनॉट प्लेस। कैनॉट प्लेस से 12 खंबा होते हुए मैं मंडी हाउस आ जाता था। और मंडी हाउस पे मेरे दिन भर का खर्चा 7 रुपये था। मतलब मेरे पास इतने पैसे होते थे। मेरे इतने पैसे कमाने में ही इंटरेस्टेड था बस। अगर 210 रुपये भी हो जाएगी तो अपना काम चल जाएगा, क्योंकि ये पैसे हो गए। वहाँ पे एक चाय और बंद होता है ना, बंद के अंदर मक्खन रखवा करके उस शाम को खाता था मैं। और सिगरेट पीता था चारमीनार, वो 30 पैसे का पैकेट आता था तब, अनफिल्टर्ड, वो पीता था। और शाम को लौट के IIT गेट पे एक पप्पू करके नाम पे एक वो था होटल वाला, उसको मालूम था कि 3.5 रुपये का मेरा पेट खाना था। 3 रोटी, आधी प्लेट दही और आधी प्लेट दाल और मक्खन का टुकड़ा, 3.5 में आता था सर। जिंदगी कहाँ से कहाँ बदल। वो बेचारा इंतजार भी करता रहता था, कभी कभी लेट भी हो जाता था तो वो इंतजार करता था कि वो वीरू आ रहा होगा वो। तो ऐसी संबंध बना करके पता नहीं दुनिया में कितने सारे लोगों ने मेरी मदद की है। मैं कभी कभी बड़ा शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि आज की तारीख में लोग कहते हैं कि सर, ऐसा उनको लगता है कि मैं कोई बड़ा सा आदमी हो गया हूँ, हुआ नहीं हूँ। ये बहुत गलतफहमी की बात है। ये तो खैर विनम्रता की बात है। ये विनम्रता की बात नहीं है, सच बता रहा हूँ। आपका जीवन आसान हो गया, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन मैं कहता कि अगर हम कई बार उन सारे लोगों को भूल जाते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के बहुत बड़े हिस्सेदार होते हैं। एक बहुत छोटी सी मदद आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है, आप उस छोटी सी बात को भूल जाते हो, आपको पता लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी की शुरुआत थी। जैसे कि मेरे एक दोस्त दिलीप चौधरी, उन्होंने मुझे राजा महेंद्र प्रताप के यहाँ लगवाया था। राजा महेंद्र प्रताप के यहाँ गया, अनिल चौधरी से मिला। अनिल चौधरी ने कहा प्ले करो। प्ले किया, कविता नागपाल ने लिख दिया। कविता नागपाल ने लिख दिया, मैं इस फील्ड में आ गया। चूँकि पेंटिंग जानता था, एक पंकज सक्सेना करके हुआ करते थे, और ज्योति स्वरूप करके एक डायरेक्टर होते थे, जो बाद में किसी चैन एंड वेल के भी काफ़ी बड़ी पोस्ट पर है। वो बहुत रेगुलर थिएटर करते थे यूनिवर्सिटी से बाहर। तो मैं कहता था देखो पैसे नहीं है अपन के पास यार, एक चाय पिला दो और 2 रुपये पर पोस्टर दे दो, कलर ले आओ, पेंट, सारी चीज़ें ले आओ, स्पेस दे दो, ब्रश भी आपके, सब कुछ आपका। उन्होंने बाद में मेरे पैसे भी बढ़ा दिए थे, बाद में उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। तो मेरा इंटेंशन होता था कि दिन में 5 पोस्टर भी बना लिए, 10 रुपये तो हो गए ना, आज का काम हो गया। फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन किया MK रैना को। इन्हीं अनिल चौधरी ने मुझे MK रैना से मिल पाया।
तो एम के रैना के साथ एम के रैना ने एक नया ग्रुप शुरू किया था प्रयोग। इज ए वेरी सीनियर मैन, इज ए वेरी डिसेंट मैन ऑल्सो। कहते हमारे बीच में थोड़े से मतभेद भी हुए थे, वो बात अलग की बात है। तब एक ग्रुप बना प्रयोग, जिसमें कि हमने बादल सरकार का एक प्ले किया जुलूस। वो जुलूस एक ऐसी शुरुआत हुई जिसमें कि मेरी बहुत मदद की थी। तो बता कितने, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, हम शो करते थे, शो के बाद हम चादरा फैलाते थे, मतलब 20-25 रुपये इकट्ठे भी हो जाते थे। तो हम 10 एक्टर थे, तो माना सामों को अगर 2-2 रुपये भी मिले तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जो कहते थे पैसे हमको नहीं चाहिए, वीरू को दे दो। तो जैसे कि सुधीर मिश्रा, सुधांशु, ये और एक मनोहर खुशलानी था, वो बहुत सारे ऐसे लोग थे, हमको नहीं चाहिए पैसे यार, वो ये पैसे वीरू को दे दो। तो दिन में कई बार 3-3, 4-4 शो हो जाते थे, तो पता लगता था कि 40 रुपये इकट्ठे हो गए। तो लगता था अभी एक हफ्ता गुजर गया हफ्ता गुजर गया। हाँ। तो चीज़ें ऐसे बदलती चली गई। मुझे वो सारी छोटी छोटी चीज़ें इसलिए याद हैं क्योंकि मैं बड़े छोटे शहर से हूँ, मुझे छोटे छोटे से ये चीज़ें जरा ज़्यादा याद रहती हैं। जैसे कि मुझे आज तक अपने यहाँ का पोस्टमैन याद है, वो हमेशा हर बार पता नहीं उसका बेटे की प्रॉब्लम थी या क्या थी, हमेशा मुझसे पूछता तेरे गणित में कितने नंबर आए। तो मैं सोचता था कि अभी साले तेरे को क्या लेना देना यार मेरी ज़िंदगी से यार, लेकिन वो गणित के नंबर ही पूछता है। और कितने आते थे? और गणित में सर मैं बहुत गणित की वजह से तो जिंदा हूँ आज तक। उस चक्कर में गणित भी सही हुई। अच्छा। उस चक्कर में भी गणित सही हुई। कि एक और थे, वो एक और जिनकी वजह से बेसिकली गणित सही हुई। देखिए क्या कंट्रीब्यूशन है, वो अभी तो मर गए होंगे, मतलब उनकी सारी, मैं शायद 3rd में पढ़ता हूँ। वो आते थे, हमारे एक माल बाबू करके एक परिवार था जो हमारा बड़ा ध्यान रखता था, बड़े थोड़े रईस लोग थे। उनके एक मामा आते थे, वो उल्टे लेट जाते थे, उनके ऊपर चलो, इस बात के वो दुआ नहीं देते थे। ये मथुरा में है ना, एक आना 2 आना कभी देते थे, आना चलता था सर। तब वो हमेशा कहते थे 35 और 76 जो पहले बताएगा उसको 1 आना मिलेगा। उनके चक्कर में 35 और 76 खटाक से 111 करके बोलने वाला सबसे पहले मैं होता था। तो भाई 1 आना तो हो गया, कांड हो गया अपना। तो बताइए किसका कंट्रीब्यूशन है। हाँ। अभी वो मामा नहीं रहे होंगे, उनके जिनके मामा थे अवधेश सक्सेना और दूसरे भाई जो हैं, अभी पता नहीं उनको भी उन मामा की याद होगी नहीं होगी, लेकिन मुझे याद है क्योंकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने मेरे को शार्प बनाने में इतनी मदद की। मेरे को बस ये लगता था कि अभी कभी भी पूछते थे, वो ऑल ऑफ ए सडन पूछते थे, बता के नहीं पूछते थे। वो 2-2, 3-3 बच्चे चल रहे हैं, उनको टक 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 है ना, और वो पूछते रहते थे, वो पता चलो भाई बताओ, अच्छा 13 सत्ते, इमीडिएटली कोई सवाल पूछ लिया। तो उस चक्कर में मैथमेटिक्स मेरे मैथमेटिक्स का अभी वोंट बिलीव इट, मैथमेटिक्स मेरे ब्रेन फ्रेम में विजुअल की तरह चलती है। अच्छा। जैसे मुझे आप 13 और 7 का गुणा कहेंगे तो 70 अलग हो जाएंगे, 21 अलग हो जाएंगे, उनको जोड़ के मैं 91 कर दूंगा। वो मेरे लिए एक दूसरा सिस्टम है। तो बताइए, तो मैं कह रहा था कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। एक गीता जी होती थी बुरे वक्त में, वो LTG कर रही थी, लोअर टीचर्स ट्रेनिंग होती है LTT, तो वो चार्ट बनवाती थी। तो वो 2 रुपये में चार्ट बनवाती थी। तो मैंने 2 रुपये में इतना बढ़िया चार्ट बनाया, मैंने कि सारे चार्ट अब मेरे को मिलने चाहिए, और वही हुआ। मैंने लाइन लगवा दी सारे चार्ट। उन दिनों ये 10 पैसे का सिक्का है, ये 5 का है, ये 1 का है, ये 58 है, ये इतने बड़े बड़े बना करके वाइट उस पर ये करके थोड़ी सी कुछ और कारिस्तानी कर देता था, जिससे कि अपने सिग्नेचर भी तो चाहिए ना, मतलब सिग्नेचर इन द सेंस कि किसी को पता लगा ये वीरू का ही बनाया हुआ है। उस चक्कर में तो एक सिलसिला ही नई सही तरीके से शुरू हुआ कि खैर वो जिंदगी की लड़ाई। तो फिर प्रयोग की बात आप कर रहे हैं। प्रयोग की बात कर, तो प्रयोग में भी इस तरीके से इतने सारे लोगों ने इतनी मदद की। फिर NSD मैंने पहली साल जब ज्वाइन किया, मैंने अप्लाई किया, तो मेरी जगह पर किसी एक को स्कॉलरशिप मिलने वाला था। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, नाम नहीं लेना चाहता। और मुझसे कहा गया आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा। तो मेरे साथ के सारे लोगों ने कहा कि तुमको ज़रूरत क्या है कि तुम तो इतने प्लेस करते हो, जैसे कि मैं अभी 130 से ज़्यादा प्लेस कर चुका हूँ, लेकिन तुम अच्छा खासा थिएटर कर रहे हो। मैंने वो कर दिया। दूसरे साल मैंने अप्लाई ही नहीं किया। तीसरी साल मैंने अप्लाई किया, जो 79 में मेरा एडमिशन हुआ। फिर एक
एनएसडी एक अलग डिसिप्लिन है। एक सबसे अच्छी बात क्या है एनएसडी की, आप वहीं थिएटर ही पढ़ते हो, थिएटर ही देखते हो, थिएटर ही सीखते हो, थिएटर वालों के बीच में रहते हो। 3 साल तक लगातार थिएटर वालों के बीच में रहने का एक अलग सा डिसिप्लिन बनता है, और जिसका कि हम आज तक खा रहे हैं, मतलब थैंक्स टू थिएटर। लेकिन एनएसडी में एडमिशन हो जाए ऐसी तमन्ना क्यों जागी होगी, जबकि आप खुद स्वतंत्र रूप से अच्छा थिएटर कर रहे थे? नहीं, एम के रहना से हमारे संबंध थोड़े ख़राब हुए, ग्रुप टूटने लगा। तो मुझे लगा कि ये तो ऐसा नहीं होगा। अगर ग्रुप शायद चलता रहता, कुछ पता नहीं, किसी ने एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, जिसकी वजह से मैंने, सुधीर ने, सुधांशु ने, रति बार्थोलोमी ने और काफ़ी सारे लोगों ने, मैं वंस अगेन आई डोंट वांट टू मेंशन सो मेनी नेम्स, उन सब लोगों ने कहा कि नहीं अब ये तो हमारे जितने शोज दूर रह गए थे, जो शोज थे वो हमने किए, फिर हमने वो ग्रुप छोड़ दिया। एम के रहना को किसी ने थोड़ा सा भड़का दिया कि कुछ गलत फहमियाँ क्रिएट कर दी, तो हमने उसको छोड़ दिया। तो वो एनएसडी ज्वाइन किया। और दूसरी बात, तब तक समझ में ये भी तो आ गई थी कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना, क्योंकि जैसे कि मथुरा में भी लोग मुझसे वीरू एक्टर कहते थे, तो मैं अपने आप को एक्टर नहीं मानता था। मैं सोचता था बेवकूफ़ ऐसे ही थोड़ी कोई एक्टर बन जाता है। जैसे कि सिर उठा करके यहाँ पे बहुत सारे लोग बॉम्बे चले आते हैं, उनको लगता है कि वो एक्टर बन गए, ऐसा नहीं बनता कोई एक्टर। उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, बहुत सारी प्रिपरेशन होती है। कोई ऐसा नहीं है कि आपने आज की तारीख में कुछ डिसाइड कर लिया और आप हो गए। तो फिर वो ट्रेनिंग की, उसके बाद भी मैं बॉम्बे नहीं आना चाहता था, मैं थिएटर ही करना चाहता था। लेकिन जब मैंने तमस किया, तो तमस के बाद मेरे पास एक तमस के दौरान एक मतलब शायद ऐसा होगा कि शायद ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के हर अखबार में मेरा फोटो छपा, मेरे बारे में कुछ निकला, ये हुआ। मैं नहीं आया फिर, क्योंकि मैं आना चाहता था तो एक पूरी तैयारी के साथ आना चाहता था। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मेरे पास एक फ्लैट है, तू आ जा। तब मैं आया, 17,300 रुपये लेकर के वैश्यर में उतर गया और सीधा एयरपोर्ट 20,000 थे, 2,700 की टिकट खरीदी थी। वो दोस्त लेने आ गया था, बसंत चतुर्वेदी, उसने अपने फ्लैट में मुझे ठहरा दिया। मतलब आप दिल्ली से फ्लाइट से आए? अच्छा, तो जैसे लोग रेलवे से जब आते हैं, ट्रेन से आते हैं, तो उतर कर प्लेटफॉर्म को प्रणाम करते हैं, आप भी आपको मेरी शक्ल पे लग रहा है नहीं लग रहा हो तो मुझे बता दीजिए। अरे भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपनी शक्ल से कोई बहुत प्यार नहीं। आप एक ऐसे बाजार में आए थे जहां आपको अपना शोरूम सजाना था। आपको जिंदगी में कोई गलत फहमी नहीं है। अभी भी मैंने, सॉरी टू से, मतलब इसको दूसरे लोग देखेंगे तो बुराई मान जाएंगे, मैं कितने लोगों के काम मना करता हूँ कि सर ज़िंदगी तो मैं अपनी शर्तों पे चलाऊंगा। मैंने इतने बुरे दिन देख करके आया हूँ कि मेरी ज़िंदगी कोई दूसरा डिक्टेट नहीं कर सकता। ज़िंदगी तो मैं अपने तरीके से चलाऊंगा। इतने बड़े बड़े काम छोड़ता हूँ और इतने छोटे छोटे कर लेता हूँ। लोग कहते हैं साला ये 2 कौड़ी का काम कर लिया तुमने और तुमने वो फिल्म छोड़ दी। मैं कहता हूँ वो आदमी पसंद नहीं है, या कुछ भी, कोई एक चीज़ थी जो नहीं अच्छी लगी तो नहीं लगी तो नहीं लगी। अब पिछले 5 साल से थिएटर नहीं कर रहा, सॉरी वो नहीं कर रहा, टेलीविज़न नहीं कर रहा। इतने सारे टेलीविज़न का काम आया कि ये करो नहीं करूँगा। अरे या तो कोई बहुत इंटरेस्टिंग रोल हो, वरना वही 12 घंटे की कोई साल, हम कोई गवर्नमेंट जॉब में है क्या कि सुबह के निकली हूँ 9 बजे पहुँच गई, रात को 9 बजे फ्री हो रहे हो। क्या कहने को हमारी थोड़ी सी इतनी रेस्पेक्ट थी कि हमारा काम जैसे ख़त्म हो जाता था हम तो कहते थे आपका पैकअप, ये हमारा काम कहते थे कि आज 9 बजे मत आना, 11 बजे आ जाना। लेकिन मुझे कहीं भी ला करके वो एक जॉब लगता था कि एक ही कैरेक्टर है, उसको ढोते जा रहे हो, ढोते जा रहे हो, पता लगा वो 2.5 साल तक एक ही कैरेक्टर चल रहा है। उसमें मैंने सिर्फ एक कैरेक्टर को बहुत एंजॉय किया था, मतलब बॉम्बे आने के बाद जो टेलीविज़न किया उसमें मैंने जस्सी जैसी कोई नहीं को बहुत एंजॉय किया। एक अजनबी करके एक डीडी पे एक सीरियल आता था जिसमें डैनी साहब थे, उसको मैंने बहुत एंजॉय किया। मतलब कोई जहाँ लगता था कि हाँ यहाँ कुछ, वो डायरेक्टर भी वैसे थे, प्रोड्यूसर भी वैसे थे, एक लिबर्टी थी कि ये कुछ करो। जैसे कि अपना टोनी सिंह, दिया सिंह, कि यहाँ शुरू में थोड़ी सी बंदिशें थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ट्रस्ट किया और मैंने प्रूव किया कि नहीं ये करेक्टर ऐसे होगा, ये करेक्टर ऐसे होगा, ये करेक्टर ऐसे होगा। कई बार चैनल वालों से भी झगड़ा हो गया कि सर ये लाइन, मैंने की लाइन नहीं बोलूँगा, मेरे करेक्टर के साथ नहीं जाती। मैं कहता आज के पैसे मत देना, मैं 2 सीन कर दिया, मैं जा रहा हूँ, पैसे मत देना आज के, क्या करूँ। लेकिन ये लाइन मेरे करेक्टर के साथ नहीं जा रही। जैसे आज तक आई स्टिल रिमेंबर सीन, ज़्यादा तो नहीं बोल रहा, नहीं बहुत बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ कि रात को 2 बजे मेरी बेटी की बहुत बड़ी नौकरी लग गई है, 1.5 लाख सैलरी मिलती है, रात को 2 बजे आती है वो, घर में सारे लोग खाना बनाने के लिए तैयार है।
सवाल ये था कि वो आती है और सारे लोग खुश हो जाते हैं कि वो आ गई है। मैंने कहा ये बाप है, खुश नहीं होगा, सबसे पहला सवाल पूछेगा कि 2 कैसे बजे। इसको लेकर के चैनल वालों ने कहा कि तो ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा नहीं होगा तो जाता हूं मैं, ये काम दादी से करा लो, माँ से करा दो। बाप सो गया बाप सो गया अपने कमरे में। भाई इतनी खुशी की बात है तो बाप सो रहा है, भाई आ रही है लड़की। तूने क्या फिर कैसे करोगे? टोनी बहुत समझदार आती है, टोनी ने मानी मेरी बात। जब वो दरवाजा खटखटाती है तो दरवाजे में से एक हाथ निकल के जाता है जिसमें कि घड़ी दिखाई पड़ती है, तो 2 बज रहे हैं। तो उसने कहा सही, और मैं नाराज होकर के उससे अपने रूम पे चला जाता हूँ, वो अपने रूम पे चली जाती है। सीन सारे चेंज हुए। टोनी सिंह एक प्रोडक्शन हाउस, बहुत समझदार प्रोडक्शन हाउस है, अच्छा काम करने की उनकी नीयत है, अच्छा काम की, बाद बाकी चीज़ों के बारे में नहीं कह रहा। वो हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा कम से कम उनके अटेम्प्ट बहुत अच्छे होते हैं, और वहाँ एक गुंजाइश होती है कि आप अच्छे काम कर सकें। यहाँ हम आपसे 2 छोटे छोटे सवाल थोड़ा पीछे जाकर पूछेंगे कि ये जो पीरियड है एनएसडी में एडमिशन लेने से ठीक पहले का, जिसमें काफ़ी एक्टिवली आप थिएटर कर रहे थे, और वो जो भी कर रहे थे अपने सहज बुद्धि और सहज ज्ञान से कर रहे थे, उसमें किसी ने उस कारीगरी की कला आपको सिखाई नहीं थी। नहीं ये कैसे कर पा रहे थे आप? तो मैंने आपको बताया कि सर छोटा शहर बहुत मदद करता है। छोटा शहर आप में से हर इमोशन गुजार देता है, दुख सुख, द्वेष, लालच, हर जो कुछ भी, जितनी भी संभावनाएं होती हैं वो छोटे शहर में रहकर आप में से गुजर जाती हैं। बड़ा शहर वो नहीं करता है। फिर आपका एक होता है, एक आपके समझदारी का लेवल होता है, एक करेक्टर को अंडरस्टैंड करना। जैसे कि आज भी MP रैना मेरे को एक बहुत अच्छा एक्टर मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी उसको, वो एक एज ए डायरेक्टर वो डायरेक्ट करते थे, लेकिन वो मेरे ब्याह पे एक्ट थोड़ी करते थे। उन्होंने मेरे को बड़ा अच्छा गाइड किया। कभी गलत होता कि नहीं ये यूँ है, इसलिए आई हैव ए ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम। जैसे अनिल चौधरी भी, नहीं वीरू ये यूँ है। अगर कहीं हम थोड़ा सा लाइन से भटकते थे तो एक आपके पास डायरेक्टर इसीलिए होता है, वो आपको दोबारा से वही ले आता कि नहीं यहाँ तुमसे करेक्टर छूट रहा है। तो और समझ इतनी थी कि हम उनकी बात को समझ सकते थे। कोई विरोध के लिए विरोध नहीं था। अगर कभी विरोध था भी तो हमारे पास एक लॉजिक था कि नहीं हम इसको इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो कई बार वो हमारी बात को मानते थे कि यस यू आर राइट, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। तो वो एक सिलसिला होता है। और स्कूल में पढ़ते हुए कौन से ऐसे टीचर्स थे जिनकी कोई बात आपको एक मंत्र की तरह मिली है जो आज भी काम आती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिला। NSD में एक माहौल मिलता है। अब पता नहीं अभी उस तरीके से कैसे अच्छे टीचर हैं। जैसे हमारी एक बड़ी अच्छी लगता था, एक तो रॉबिन दास बहुत ग्रेट शख्सियत थी, एक HV शर्मा बहुत ग्रेट शख्सियत थी। मैं कानत जी के टाइम में उनका स्टूडेंट रहा था, ग्रेट म्यूजिशियन, ग्रेट थिएट्रिशियन। उसके अलावा जैसे कि कीर्ति जैन थी, मुझे उनकी एक बातचीत बहुत अच्छी लगी थी। वो कभी भी स्टूडेंट से कुछ छिपाती नहीं थी। कौन से 5 सवाल आपसे पूछने वाली हैं वो 1 हफ्ते पहले नोटिस बोर्ड पे होते थे कि आपका एग्जाम है ना, ये 5 सवाल पूछने हैं। मतलब ये NSD में ही हो सकता है। चलती एग्जाम में मैं कहता था मैम एक सिगरेट पी लूँ, हाँ एक सिगरेट दे दीजिए ना, ले लीजिए, लो जा करके बाहर खड़े होकर के सिगरेट पी लो, कोई बात। चाय पियोगे? हाँ मंगा दीजिए मैम, चाय मंगा दीजिए। क्योंकि उन्होंने ये सिखाया कि ये कोई एकेडमिक्स की बात नहीं है कि आपने कितना अच्छा लिख दिया। सवाल ये कि आप में वो एनालिटिकल पावर है कि नहीं है, चीज़ों को देखने का आपका एक नज़रिया है कि नहीं, चीज़ों को आप कैसे देखते हो। अगर आप सही ढंग से देखते हो तो आप आगे कुछ करोगे, नहीं करोगे तो नहीं करोगे। हमारे साथ के बहुत से ऐसे लड़के हैं जो कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सॉरी। तो फिर ये जो पीरियड है NSD से पहले वाला और ख़ुद NSD में 3 साल रहने वाला, इन सब को करते हुए आपको करना क्या था? एक जवाब हो सकता है कि आपको एक्टिंग करनी थी, लेकिन फिर मेरा सवाल ये होगा कि क्यों करना था? एक्टिंग भी इसलिए करनी थी क्योंकि पैसे कमाने थे। क्योंकि मैंने कहा मैं NSD पास करने के बाद बहुत टाइम तक यहाँ नहीं आया। मैं अच्छा थिएटर करना चाहता था, लेकिन मेरे को लगा कि 2,500-3 हज़ार रुपये महीने में मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। और 2,500-3 हज़ार रुपये के लिए भी जुगाड़ करने पड़ते थे। मैं दिल्ली TV के लिए लिखता था,
उन दिनों आपको मालूम नहीं 75 रुपये मिलते थे। वो तो बाद में हमारा जब एक बार एक टेस्ट हुआ था पता लगा कि मैं 2900 रुपये में शायद फिर फाइनल हुआ था, मैं ए ग्रेड में आया था, तो 2900 रुपये मिलने लगे थे। तो वो एक बात की बात थी, लेकिन वो तब वो पीरियड था जबकि हम लगभग यहाँ आ चुके थे, तब पैसे की वैल्यू भी कम होती चली जाती थी, पैसे ज़्यादा मिलने लगे थे। सवाल ये कि ये तो यहाँ आना ही था। अदरवाइज मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मैं वेरी, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा डायरेक्टर हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी गलतफहमी भी हो सकती है, मेरी चीज़ों को देखने का नज़रिया बड़ा अलग है, लेकिन जैसा भी, क्योंकि मुझे मालूम था कि ईजी वे ऑफ अर्निंग मनी वॉज द एक्टिंग, कि आप करो। मैंने 2 दिन काम किया, मेरे को इतने पैसे मिले, ख़त्म हुए। उन दिनों तो पर एपिसोड पैसे मिलते थे। जब बॉम्बे से यहाँ आया था तो 1500 रुपये पर एपिसोड मिलता था। वो 3 दिन में ख़त्म हो, भले 2 दिन में ख़त्म हो या 1 दिन में ख़त्म हो, लेकिन वहाँ से शुरुआत तो की थी। सब कुछ इतना बड़ा नाम करके, तमस के दौरान मेरा इतना बड़ा नाम हो गया था, लेकिन यहाँ पे बॉम्बे में तो आकर के आपको दोबारा वही स्क्रैच से शुरू करना पड़ा ना, ABCD से। ये बॉम्बे का सिस्टम है। बॉम्बे कहता है हम तो आपको नहीं मानते, तो आप दोबारा से जगह बनाओ। हमारी भी अपनी इज्जत थी, हम भी अभी आज भी अपनी उस स्टाइल में ही रहता हूँ। कोई बहुत कहाँ आप मुझे बुलाइए, मुझे अच्छा लगेगा तो करूँगा, नहीं मिलेगा तो मैं आपके पास नहीं आ रहा हूँ, आप मेरे पास नहीं आ रहे। तो आपने क्या NSD करने के फ़ौरन बाद मुंबई आप मूव कर गए? क्या तो मैंने 82 में पास किया और 89 में आया हूँ। तो ये 7 साल आपने क्या किया? 7 साल थिएटर किया। हमारा एक ग्रुप था संभव के लिए। संभव के करता धरता कौन थे? संभव के करता सरता तो 6-7 थे, लेकिन आप उसमें अंकुर जी का नाम ले सकते हैं। अंकुर जी ने, हमने उससे सबसे पहले कहानियाँ करके एक सीरीज़ की थी, जिसमें कि हमने करीब 30 कहानियाँ की थी। 1 महीने के अंदर 30 कहानियाँ की थी। तो उसमें बहुत सारे लोग थे। मैं था, ज्ञान शिवपुरी थे, अमिताभ श्रीवास्तव थे, सुरेश भारद्वाज थे, मनोज पाहवाकर था, अनिल चौधरी था, एक संजीव दत्ता था, सीमा भार्गव थी जो कि अब सीमा पावा हो गई हैं। सब मिलकर करते थे, कलेक्टिवली काम करते थे कि मज़ा आ रहा है, अरे तुम ये करो, तुम ये करो, ये करो। हमने एक तरीके से देखा जाए तो उन दिनों एक महीने की वर्कशॉप हो गई थी, वो एंजॉय करो। और यही सारी चीज़ें आपको। तो क्या ये जो पूरे 7 साल हैं वो लगातार संभव के साथ जुड़े हुए साल हैं, या फिर रेपर्टरी में आपने नौकरी भी की? नहीं, अरे सर वो तो ज़िंदगी में नहीं करता मैं, ज़िंदगी में नहीं। एक बार नौकरी की लत पड़ गई तो वो आपसे छूटती नहीं है सर। मैंने ये तो मैं नहीं करूँगा। मैं 1 हफ्ते भूखा रह सकता था, लेकिन मैं NSD रेपर्टरी नहीं ज्वाइन कर सकता था। मुझे बल्कि मनोहर भाई ने बुला करके भी कहता है जब कि, और एक बड़ा अजीब सा लालच दिया था उन्होंने मेरे को। वो तब की बात है जबकि इनका वर्ल्ड टूर पे जा रहा था, है ना। उन्होंने बड़ी बात से कहा था, अब हमने पैसे बढ़ा दिए, 600 रुपये महीने मिलेंगे। 600 रुपये महीने मिलेंगे। मैंने कहा सर मैं नहीं करूँगा। तो करीब 7 साल दिल्ली में थिएटर करने के बाद आप आखिरकार आपने मुंबई आने की, 6 साल करने के बाद आपने मुंबई आने का तय किया। वो कौन से हालात रहे होंगे जिनमें आपने मुंबई आने का तय किया होगा? इस सिलसिले में बातों का ये क्रम जारी रखेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने एक्टर वीरेंद्र सक्सेना के साथ। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम, हमसे कहाँ भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। दर्शकों की और पाठकों की ऐसी कोई डिमांड आपके पास नहीं है, और हम क्या दे रहे हैं उनको ये कई बार हम तय करते हैं। हर मूवी में मेरे डायरेक्टर मुझे कभी ना कभी बोलते ये रोल तुम कर लो, बट नहीं, मेरे को कभी एक्टिंग का नहीं था। सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। देखिए गुफ्तगू सीजन 5 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। मेरे पिता ने मुझे एक नोटबुक दी जिसके 50 पेज में भर चुका हूं। जितना लिखा है मैंने उससे अधिक काटा है। कुछ पृष्ठ आधे कोरे छूट गए, कुछ पर थोड़ी स्याही गिरी है।
हाशिए पर कहीं सूरतें बन गई हैं आदमी और जानवरों की एक साथ। कहीं धब्बे हैं, कहीं हाथों की, कहीं किसी एक शब्द पर इतनी बार स्याही फिरी है कि वह सलीब जैसा हो गया है। इस तरह तो 50 पेज पढ़ चुका हूँ। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं आपके साथ वीरेंद्र सक्सेना, जो कि एक बहुत ही मशहूर अभिनेता हैं। वीरेंद्र जी, आपने कहा कि NSD पूरा करने के बाद आपने 6 साल लगभग थिएटर किया, और वो भी संभव ग्रुप के साथ और भी कुछ लोगों के साथ जुड़कर करते रहे होंगे। लेकिन वो कौन से हालात थे जिन्होंने आखिरकार कहा कि अब चलो मुंबई चलते हैं? वही फाइनेंशियल हमको देखिए सर, हर वक्त अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, तो ओवर एस्टिमेट नहीं करना। मुझे लगा इन 2,500 रुपये महीने पर इस तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, आपको थोड़ा कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तमस में मेरा बहुत बड़ा नाम हो चुका था। जब मैं यहाँ आया तो मेरे को विनोद दीक्षित करके माधुरी के एक संपादक होते थे, उन्होंने लिटरली डांटा कि तुम गधे आदमी हो, जब तुमको पूरा बॉम्बे ढूंढ रहा था तब तुम कहाँ थे? तुम खुश थे अपने दिल्ली में? तुमको यहाँ होना चाहिए था। तुमको कितनी पब्लिसिटी मिलती, कितने लोग पूछते थे हर ट्रायल के बाद कि हु इज़ दिस वीरेंद्र सक्सेना। तो वो हमारे उतना कुछ समझ नहीं थी, हमें अभी भी समझ नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की समझ इस शहर ने सिखा दी। आ गया दोबारा से वहीं से शुरू किया। अब शुरू करते करते जो भी ऐसा एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजर गई। मैं कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सुख से हूँ, मैं खुश हूँ। मैं पता नहीं ये सब डिज़र्व करता था कि नहीं करता था, लेकिन सब जो कुछ भी है उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे लोगों का। दिल्ली दूरदर्शन का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि बुला उला करके उनको मालूम होती थी, वंस अगेन नाम नहीं लूँगा मैं, कि वीरू को बुला, उसको पैसे की ज़रूरत है, उससे को जो 10 मिनट की स्क्रिप्ट लिख करके दे। एक टीवी सैटेलाइट हुआ करता था तब, जिस पर कि आज मंडी हाउस से बना हुआ है, वहाँ पे एक थी, वो बाद में राजस्थान चली गई थी, जयपुर सैटेलाइट में चली गई थी। उनको याद रहता था 15 दिन में भी। अब उनकी कंडीशन थी कि महीने में आपके 1 या 2 से ज़्यादा चेक नहीं कर सकते थे, तो वो सारी चीज़ों का हिसाब लगाती रहती थी वो। लेकिन शी वाज ऑलवेज देयर विद मी। इसको तू यूँ और कर देना, तेरे पैसे बढ़ जाएंगे 75 रुपये। ठीक है, मैं ऐसा करके जाता हूँ। तो देर आप अगर ठीक हो तो आपको शायद सहारा देने वाले लोग भी बहुत सारे मिल जाते हैं। देखिए, एक छोटे से शहर से कोई दिल्ली, और दिल्ली से फिर मुंबई आए, अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी, बहुत सारे पॉजिटिव्स, और लेकिन उसके साथ जाहिर है कि एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर कुछ नेगेटिव्स भी आपके अंदर होते हैं। और एक ख़ास तरह के प्रोफेशन में आने पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको अनडू करना होता है, कि जो कुछ वो कहीं आपके काम में रोड़े की तरह बीच बीच में अटकती हैं। तो वो कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको आगे बढ़ने से के राह में रोड़ा बन रही थी, जिसको आपने अनलर्न किया? अनलर्न मैंने अभी तक नहीं किया। मुझे मालूम है कौन सी चीज़ें जो मेरे लिए रोड़ा बनती है। मैं बहुत स्ट्रेट बोलता हूँ, मुझे अपनी ज़बान पर काबू नहीं है। मैं आपसे वो जो, अगर मुझे आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगेगी तो मैं आपको बोल दूँगा, मेरी भाषा में तंज आ जाएगा, अनचाहे तंज आ जाएगा। मुझे मालूम है इसका नुकसान होता है, लेकिन होता है तो होता है, क्या किया जाए। अभी उम्र भी एक ऐसी हो गई थी, मैं एक यंग एज में, बहुत यंग एज में आ गया होता तो शायद मैं अपने आप को कुछ दूसरी तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करता। लेकिन वो तब तक लेकिन जब तक मैं यहाँ आया तब तक वो चीज़ इतनी डीपली सीप इन हो चुकी थी कि मुझे लगा कि उसको बदला नहीं जा सकता, और नहीं बदलना चाहिए भी नहीं। मुझे लगता है ऐसा थोड़ी आप दूसरे शहर में चले गए तो वहाँ आपने अपना कैरेक्टर ही बदल लिया। ये तो हुई एक बात जो कि आपके अपने व्यक्तित्व में एक व्यवहार से जुड़ी हुई बात है, जिसमें आप कहते हैं कि आपको सीधी तौर पर किसी बात को कहना ज़्यादा पसंद है। आप जो भी बात नापसंद होगी उसको आप मुंह पर बोल देंगे। लेकिन इस सवाल का एक दूसरा पहलू ये है, जो थोड़ा सा तकनीकी है, कि कई बार अगर आपके अंदर उस प्रोफेशन से जुड़ी हुई, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास थिएटर से कोलैबोरेट करती हुई, करेस्पॉन्ड करती हुई आवाज़ नहीं है अगर, तो ये एक डिमेरिट होगी जिसको आपको एक्वायर करना पड़ेगा। उसी तरह से कोई ऐसी डिमेरिट, चाहे वो आपका इंटोनेशन हो, चाहे वो आपका प्रोनाउंसिएशन हो, इस एरिया में के बारे में बताइए। वो तो अगर आप ज़रा से भी समझदार हैं, मुझे दूसरों के बारे में तो नहीं मालूम, मैं अपने आप को बेवकूफ़ नहीं मानता, समझदार नहीं मानता, तो बेवकूफ़ भी नहीं मानता। वो शायद करेक्शन अपने आप ही होते हुए चले गए। आपको लगने लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये करना चाहिए।
मैं उनको, अगर आप चाहें तो मैं उनको पिन पॉइंट करूँ तो शायद पिन पॉइंट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन शायद बहुत सारे करेक्शंस किए होंगे मैं करेक्टिव मेजर्स शायद बहुत सारे लिए होंगे जो कि मुझे बहुत कॉन्शियसली नहीं मालूम, लेकिन लिए होंगे, इसके बारे में आई एम डेड श्योर। लेकिन क्या है, एक शहर में आके आप करेक्टर नहीं बदल सकते, आप प्रेजेंटेशन बदल सकते हैं लेकिन करेक्टर नहीं बदल सकते, तो वो थोड़ा सा एक फर्क पड़ता है। आपके स्कूल के दिनों में किए हुए नाटकों का कुछ नाम लीजिए जो बहुत सराहे गए हों, और उसके बाद फिर संभव के साथ भी कुछ नाटक। मुझे ऐसे तो याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरा एक हानुश करके भानु भारती ने किया था एक नाटक, हानुश, वो बहुत पॉपुलर हुआ था। खैर मैं तो जनरली जब भी करता था तो अपनी तरफ से हम तो पूरी तरीके से उनमें इन्वॉल्व हो जाते थे। अब ये बात अलग है किसी को पसंद आए या नहीं आए, क्योंकि अपन तो उन 3 सालों का फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि उन 3 साल में अपन जितने एक्सपेरिमेंट कर सकते थे वो अपन बाहर रह करके नहीं कर सकते। वहाँ पे NSD में एक पॉसिबिलिटी है कि 3 साल में यू कैन एक्सपेरिमेंट एट द कॉस्ट ऑफ स्कूल। तो उन 3 सालों में मैंने मतलब कॉस्ट्यूमिंग भी की, लाइटिंग भी की, सेट डिजाइनिंग भी की, प्रोडक्शन भी किया, एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी किया। इसका जितना भी फ़ायदा उठाया जा सकता है उतना उसका मैं फ़ायदा उठा लूँ। तमस वो फिल्म या कहिए कि धारावाहिक है जिसने आपको एक बिल्कुल अलग डिस्टिंक्ट पहचान दिलाई, शायद वही एक टर्निंग पॉइंट भी आप कह सकते हैं। जी जी। वो कैसे आपकी झोली में आया था? मेरे को मैं थोड़ा थोड़ा जानता था ही कि मैंने एक यात्रा नाम का एक सीरियल किया था श्याम बेनेगल का, जबकि दिल्ली में ट्रेन रुकी थी तो उन्होंने बुलाया था, तो उसमें मैं भी गया था। उन्होंने कहा मेरे साथ चलो। इसी दौरान मेरे को यात्रा करने के बाद जब मेरे पास एक दिन अचानक पता लगा कि गोविंद निहलानी का फ़ोन आया कि आई वांट टू मीट यू। तो मैंने कहा जी गोविंद जी बिल्कुल मिलता हूँ मैं। तो वो दिल्ली में किसी एक 5 स्टार होटल में ठहरे थे, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा विरुद्ध ने तमस पढ़ा, मैंने कहा हाँ। बोला कौन सा रोल पसंद करोगे अगर तुमसे कहा जाए? इसमें कौन से 2 रोल? मैंने कहा एक तो रोल है नाथू का, वो आप मुझे दोगे नहीं क्योंकि वो आप ओमपुरी को दोगे और दे चुके हो। ये कैसे आपको मालूम हुआ? ये मुझे मालूम था। अच्छा। दूसरी बात मुझे लगता था कि मैं भी उसमें फिट इन होता था। मैंने कहा दूसरा रोल है, मैंने कहा जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ मैं, वो है जर्नल सिंह। उन्होंने कहा उस जर्नल सिंह के लिए ही मैंने तुमको बुलाया। उन्होंने बहुत फ्रेंकली कहा भी, बहुत ईमानदारी से एक बात कही कि देखो मैं इस रोल को नसीर से कराना चाहता हूँ। नसीर ने अभी तक हाँ यस नहीं किया, अगर उसने यस कर दी तो फिर तुम नहीं करोगे, लेकिन अगर नसीर ने नो कर दी जैसे कि वो अभी तक कर रहा है तो उसको तुम करोगे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझसे एक स्पीच पढ़वाई, एक बहुत लंबी चौड़ी स्पीच थी जिसमें के दौरान उसका मर्डर होता है। वो मैंने पढ़ के, उन्होंने कही परफॉर्म मत करो, सिर्फ पढ़ के सुना दो, क्योंकि मुझे सिर्फ ये देखना है कि तुम्हारी आवाज़ में वो एज है कि नहीं जो कि। तो मैंने पढ़ के सुनाई, वो चले गई थी। 3 दिन बाद उनका टेलीग्राम आ गया था कि यू आर डूइंग दिस। तो मैंने ऐसे किया। इस तरह से तमस आपके हिस्से में आ गया और उसने एक तरह से कहिए कि मुंबई की दुनिया में आपको स्थापित कर दिया। ये बिल्कुल सही कहते हैं आप। शायद उससे पहले मैं खामोश भी कर चुका था विधु विनोद चोपड़ा की, मुझे याद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कर चुका था। तो गोविंद जी ने देखा वो कुछ और सुना होगा, पढ़ा होगा, आसपास के लोगों से पूछा भी होगा, क्योंकि वो थिएटर वालों के बहुत क्लोज थे। शायद उसका उनको एक मुझ में संभावना दिखी हो। तो फिर मुंबई पहुंचने के बाद क्या आपका स्ट्रगल ही कहूँगा, क्योंकि कोई आपके लिए थाल सजा के तो बैठा नहीं था कि वीरेंद्र सक्सेना यहाँ आए और उनके लिए तरह तरह के रोल। बड़े घर के बच्चे ही नहीं थे जी। तो वो स्ट्रगल क्या था, मतलब पहुंचने के बाद की लड़ाई क्या? सबसे बड़ा सहारा था वो श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल का एक सीरियल चल रहा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसको एक हमारे दोस्त थे रवि केमू, वो चीफ असिस्टेंट थे, वो सब उसको लुक आफ्टर भी करते थे। तो अब हर दूसरे तीसरे एपिसोड में कोई ना कोई काम चल जाता था। तो एक तरीके का सिलसिला शुरू हुआ। फिर बासु चटर्जी मुझे बहुत पसंद करते थे, तो उनका भी कोई भी काम होता था तो एक मैसेज आ जाता था कि चल तू आ जाओ। आया तो उसको बुला, साले काले को बुलाऊँ, तो जाके करते थे। लेकिन वो स्ट्रगल तो हर एक का ही होता है, मैंने भी कोई नया नहीं किया, हर किसी ने किया है। और ना ही हम इतने बड़े घरों के बच्चे थे कि हम उन सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते। इधर से उधर भागती रहने पड़ता था, ट्रेन में इधर से उधर भागती चले जा रहे हो, यहाँ से वहाँ बस पे बैठो,
वहाँ से वहाँ जाओ। एक बहुत लिमिटेड अमाउंट था, उसको कैसे करते, फिर वो थोड़ा सा मुझे एक रिलीफ मिला। एक मैंने फिल्म करनी थी मुझे, सिटी ऑफ जॉय, उसमें एक बहुत काफ़ी मेजर सा रोल कर रहा था मैं। लेकिन उस दौरान मुझे जब तक शूटिंग शुरू नहीं हुई थी उससे पहले मुझे जुकाम हो गया। तो इस डर से कि मेरे को कहीं पूरी यूनिट में जुकाम ना फैल जाए, मुझे अलग कर दिया गया। लेकिन उसके पैसे बहुत सारे मिल गए मुझे, उससे लाखों में कुछ पेमेंट मिला, तो उससे एक स्टेबिलिटी आई, उससे कुछ स्टेबिलिटी आई। उस टाइम में कुछ ऐसे ऐसे लोग भी जिनके पास कुछ नहीं था, आजकल जो बड़े बड़े नाम हैं, वो मेरे पास रहते थे। अगर वो सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं किन किन के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे घर में 4-4 लोग रहते थे और मैं उनको रखता था। आजकल लोग बड़े हो गए तो थोड़ा कम बात करते हैं। ये जो आपके पास एक बड़ी ही विशिष्ट आवाज़ है जी, ये आवाज़ क्या किसी एक उम्र के किसी पड़ाव पर ठहर गई आवाज़ है, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, या आपने इसको घायल कर कर के वैसा मैं कहता घायल से तो शायद थिएटर ने कर दिया होगा, क्योंकि थिएटर में एक अजीब से प्रोजेक्शन की ज़रूरत हुआ करती थी। इसलिए मेरा पहले आई यूज्ड टू बी वेरी गुड सिंगर, आई वॉज ए वेरी गुड सिंगर, आई शुड से गुड इन द सेंस क्वाइट गुड। लेकिन अभी वो थिएटर में गा गा करके और थिएटर कर करके मेरे साउंड बॉक्स पर किसी ने बताया थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई है, तो मैं गाने तो नहीं पाता उस तरीके का। लेकिन शायद अगर कोई फ़र्क आया होगा तो शायद उसकी वजह से आया होगा। लेकिन आवाज़ तो थोड़ी सी ऐसी थी, खरखरी थी, थोड़ी सी मुकेशियाई आवाज़ थी। अगर आप अपनी एक्टिंग की ख़ासियतों पर नज़र डालते हैं तो आप क्या पाते हैं कि वो दूसरे एक्टरों से किस मामले में आप अलग हैं कि एक पर्टिकुलर तरह का रोल आपको ही मिलेगा? और पर्टिकुलर रहेगा तो नहीं, लेकिन मैं एक बड़ा रियलिस्टिक सा एक्टर हूँ। मैं उसको जरा, मुझे रियलिज्म बहुत पसंद है, एक रियलिस्टिक सा काम करना मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं बड़ा कंफर्टेबल होता हूँ। अभी एक फ़िल्म करके आया हूँ मैं, ब्लैक कॉफ़ी, उसमें 2 ही लोग हैं, मैं और सुहासिनी बुले, सिर्फ 2 लोगों की कहानी है। बहुत एंजॉय किया मैंने। और एक थोड़ा रियलिस्टिक काम मुझे ज़्यादा पसंद है करने को, तो फिर पैसे कमाने के लिए बहुत सारा कमर्शियल काम करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो भी एक हिस्सा है। जैसे नसीर भाई ने एक बार कहा था मुझसे, मेरी एक इंग्लिश फिल्म देखी थी, इंग्लिश अगस्त, उसके बाद उनका फ़ोन आया, तब तक मोबाइल चालू नहीं हुआ था। अरे मैंने कहा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया तूने। मैंने कहा नसीर भाई कहाँ? बोले बेवकूफ़ हो, जो अच्छा काम किया तो अच्छा काम किया है, और जब अच्छा काम नहीं हो तो खूब सारे पैसे कमाओ, और जब भी मौका मिल जाए अच्छा काम करने का, उस वक्त अच्छा काम करके निकल जाओ। जिसको कि मैंने गांठ बांध के रखा कि यस, कितनी अच्छी बात कही कि आप सारी ज़िंदगी उम्मीद करते रहे कि आपको अच्छा पैसा मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा, या आपको अच्छा काम मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। बोले दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करो। जो अच्छा काम नहीं तो पैसे मिला, पैसे कमाओ, और जब लग जाए कि हाँ ये अच्छा काम है, उस वक्त अच्छा काम करके निकल जाओ, जिससे एक बातें बनी रहे। देखिएगा कि फिल्म में जो एक्टिंग करने का काम है वो कई बार कम ट्रेंड लोग भी बहुत आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि उसे किसी एट ए स्ट्रेच सब कुछ नहीं करना होता, बिट एंड पीसेस में वो होता है। आपको कभी कभी लगता है कि जितनी मेहनत और जितनी तैयारी आपकी दिल्ली में हो चुकी थी और थिएटर में की सारी चीज़ों को आपने मास्टर कर लिया था, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा ही फिल्मों में इस्तेमाल में आ पाता है? बड़ी सीधी सी बातें हर कोई जानता है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। फिल्म इज़ ए मेकिंग और थिएटर इज़ ए हैपनिंग। थिएटर में हैपन होता है, फिल्म में हैपन बार बार करवाया जा सकता है। एक बार गिर गया या गिर गया शॉट पे, चल दोबारा करो मेक करके उनको जोड़ करके हैपनिंग बनाते हैं। थिएटर में पूरी हैपनिंग होती है। थिएटर वालों को शुरू में फिल्मों में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ तो आप ही को देखूंगा। अगर कैमरा होगा तो वो कहेंगे कैमरे के अकॉर्डिंग यहाँ देखो, तो मुझे ज़रूरत होगी कि साहब मेरे सामने इरफान साहब होने चाहिए। तो हो सकता है मेरी आंखों में वो ट्रूथफुलनेस नहीं है। इस तरीके की छोटी सी जो टेक्निकल बारीकियाँ हैं, उसके लिए अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है और आप हो जाते हैं। अगर आपके साथ एक भी कोई समझदार डायरेक्टर जब काम करता है तो उसको अगर आप कन्फेस कर लो, क्या मुझे लुक बता देना यार, मुझे मालूम नहीं है, मैं भी इतना नहीं जानता कि कितना कौन सा लेंस लगा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मुझे कहाँ देखना है। इसको कहने में कोई बुरी बात नहीं। बहुत से लोग इसको बड़ा बात समझते हैं, अच्छा तो कर लेते हैं, उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन बहुत अच्छी बात है, आप उसको पूछ लो। क्योंकि बेसिकली फिल्म एक्टिंग थोड़ी सी आसान भी है तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है।
अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो आपको एक एक टुकड़े में करके वो इम्पैक्ट क्रिएट करना है जो कि अदरवाइज आप एक गो में करते हैं। तो आप ये रफूइंग कैसे करोगे? अभी पहला शॉट हुआ, 7वां शॉट हो गया, आखिरी शॉट हो गया, अब तीसरा करेंगे, फिर दूसरा करेंगे। आपको इतना समझदार होना पड़ेगा कि पहले आपके पास आपका अपना एक ग्राफ होना चाहिए, सो दैट आपको मालूम कि ये बात अभी यहाँ से पकड़ी जा रही है, जिससे कि रही से अगर कोई कसर रह जाए तो आप डबिंग में उसको करेक्ट कर लो। ऐसा तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है। चूँकि आप बहुत साफ़गो इंसान हैं और पूछे जाने पर सच्चा और सही जवाब देंगे। ख़ुद आप अपने बहुत सारे फेलो प्रोफेशनल्स के साथ इस शहर में रहते हैं। आपस में जो एक आपसदारी और एक राजदारी और दोस्ती या ईर्ष्याएँ, उनका स्वरूप क्या है, इस पर कहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त मुझसे नफरत करते हैं, उसके वो जितनी करते हैं उससे मैं थोड़ी सी कम मैं उनसे भी करता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए सर, चिंता उसको होती है जो कि जो सब कुछ छीन लेना चाहता है दुनिया से। मैं ये मानता हूँ कि मैं यहाँ पे 70,000 रुपये लेकर के आया था, उससे कई हज़ार गुने पैसे मेरे पास यहाँ आए, तो आई एम नॉट ए लूज़र। मैंने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है, तो मैं क्यों दुखी हूँ? मैं क्यों दुखी हूँ? मैं बढ़िया सी किताबें पढ़ता हूँ, सूडोकू पढ़ता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, इतना अपडेटेड हूँ न्यूज़ में कि आप मुझसे बोलिए मैं पूरी न्यूज़ के बारे में आपको बता दूंगा। अपने एक दूसरा सुख भी तो होता है, मैं सीनियर सिटीज़न भी हो गया, मैं क्यों पैसों की लालच में इधर से उधर भागता फिरूँ? क्यों भागता फिरूँ? मैं एक अच्छा काम आएगा करूँगा, जरूर करूँगा। अभी मैं कह रहा हूँ ना आपको, पिछले 5 साल से सीरियल नहीं किया। लोग कई कहते हैं यार कितना काम आया था छोड़ दिया, वो लग रहे हैं वो एक रेस में है, उनको लग रहा है कि शायद बहुत पैसा। मैं ये नहीं कह रहा पैसा कमाना बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी कमाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है एक टाइम बाद थोड़ा सा पैसा रेस्पेक्टफुली कमा लेना चाहिए और समझ भी जाना चाहिए कि कोई सारी ज़िंदगी थोड़ी लूट के ले जाओगे। आपने कहा कि ये जो कुछ पढ़ने लिखने की जो आपकी दिलचस्पी है, उसका क्या स्वरूप है? किस तरह की चीज़ें पढ़ने का आपको शौक़ है? थोड़ा नॉन फिक्शन मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। एक टाइम था जिसमें कि फिक्शन ने थिएटर को बहुत प्रमोट किया। फिक्शन आपको इनफैक्ट एक अच्छा एक्टर भी बनाता है। आप एक उपन्यास को पढ़ते हो, पहली बार उपन्यास समझ में आता है, दूसरी बार अगर आप उसको पढ़ें तो उसके कैरेक्टर्स समझ में आते हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा नॉन फिक्शन में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुआ था। फिर अभी फिक्शन मैंने पढ़ा, मुराकामी मैंने अभी पढ़ा, मुराकामी की 4 किताबें पढ़ी। वो भी मेरे जो दोस्त हैं ना मनीष, जो कविता वाला करते हैं काम, उनसे मैंने पूछा, मैंने कि कुछ अच्छी किताबें बताओ, तो उन्होंने कहा मुराकामी पढ़ो, तो मैंने अभी मुराकामी पढ़ी। वो अभी कुछ मुझे दूसरा बताने वाले हैं एक और, क्योंकि फिर बीच में ठहरा हो गया। फिर बीच में एक बार शुरू हुआ कि बहुत सारी वो करूँगा, बायोग्राफीज़ पढ़ूंगा, फिर काफ़ी सारी बायोग्राफीज़ पढ़ी। और इस तरीके का मैं अपने आप, जैसे मेरे को फितूर सवार होता है। अभी मेरा जब फिल्म का शुरू हुआ तो मैं 1 महीने तक, फिर मैं अगर मैं खाली हूँ तो दिन में 2 फिल्में ज़रूर देखूँगा। और मैं अदरवाइज़ फिल्म देखना नहीं चाहता, मैं अदरवाइज़ फिल्म देखना नहीं चाहता। मेरी भी कम से कम शायद 130 के करीब फिल्में हो चुकी हैं। शायद मैंने अपनी फिल्मों से भी 23 या 24 फिल्में देखी होंगी, क्योंकि मालूम है क्या कहानी सुनाई थी, क्या शूट हुई, और क्या डबिंग के टाइम पता लग गया क्या एडिट हुई, तो उसको देखना क्या उसको क्या देखना। ठीक है, लोगों को आती रहेगी, पसंद आती रहेगी, नहीं पसंद आएगी, नहीं आती रहेगी। अच्छा, करने के नाम पर जितने तरह के कौशल हैं एक्टिंग के अलावा, आपको और क्या क्या आता है? जैसे कि आप मुझे कुछ एग्जाम्पलीफाई करें। जैसे कि खाना पकाना, कपड़े सिलना? बिल्कुल नहीं आता। मतलब अपने हाथों से और कौन सा आप? बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, बहुत अच्छा हारमोनियम बजाता हूँ, बहुत अच्छी फ्लूट बजाता था, अब नहीं बजाता, ब्रेक की वजह से। बहुत अच्छी स्केचिंग करता था, जो कि अब छूट गई। बहुत अच्छी पेंटिंग करता था, जो कि अब छूट गई। चीज़ें अब तो छूटने वाली उम्र आ गई ना सर, छूटने वाली उम्र आ गई। अभी ऐसी भी उम्र नहीं आ गई है? नहीं आ गई, खुश हो जाना चाहिए। तो इस ज़िंदगी के सफ़र में आप जब उस पर नज़र डालते हैं तो खोया पाया वाले संदर्भ में क्या सूरत समझ? सर बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया। बस एक 2-4 बातों का अफसोस रहा कि मेरे माँ बाप, जिन्होंने बड़े दुखों से मुझको पाला,
उनको ज़िंदा होना चाहिए था ये सुख देखने के लिए, उनको ज़िंदा होना चाहिए था। जैसे कि मैं आज तक सूट नहीं पहनता क्योंकि मेरे फादर ने कभी सूट नहीं पहना। कोई फिल्म वाला पहना दे तो पहना दे, नहीं सूट नहीं होगा। मेरे बाप ने नहीं पहना। मेरे होता हूँ कि अगर मेरे फादर होते तो उनको हमारे लिए खोया तो उन्होंने, हमने क्या किया? उन्होंने तो वो तो हमको लगातार देती रही। उनके पास जितनी भी औकात थी, जितनी भी गुंजाइश थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने हमको दी। अपने लेवल पर हर चीज़ किया। लेकिन वो अगर होते तो मैं फादर को बहुत पर्टिकुलरली बहुत मिस करता हूँ कि अगर वो होते तो बड़ा खुश होता मैं। अच्छा, अभी भी मैं मथुरा गया था तो मेरा बड़ा भाई गाड़ी लेकर के निकले और अचानक मैंने ऑफिस में, उनके ऑफिस में कितने सालों बाद, बताइए 65 के बाद, बताइए 35 और 15 50 साल बाद मैंने अंदर गाड़ी घुसेड़ दी कि बाबूजी का ऑफिस था। वो टेबल ढूंढ रहे थे हम लोग, जिस टेबल पे बैठते थे वो ऑफिस बंद था। हमने चलो इंजीनियर से मिलते हैं। इंजीनियर नहीं था, वरना मैं तो इंजीनियर से भिड़ गया होता कि यार मेरे बाप की जगह है यार एक मुझे दिखा लेना, देखते लेना तो यार। तो भाई तो फ़ायदा ये भी है कि आजकल पहचानी हुई शक्ल है तो किसी के यहाँ चले जाओ तो थोड़ा सा ऑबलाइज ही कर देता है मतलब वो इमीडिएटली आपको रिजेक्ट नहीं करता। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तो ऐसा है। तो बहुत अच्छा है वीरेंद्र भाई। अब तो करीब करीब बातें अपने ख़त्म हो चुकी हैं। ख़त्म तो खैर क्या, बातें तो इतनी दिलचस्प हैं कि वो पार्ट 2 में करेंगे कभी बातें इतनी दिलचस्प हैं कि वो चलती ही चली जाएं तो भी हमको करने में और हमारे देखने वालों को। जब भी आप किसी की जीवन शैली समझने की कोशिश करते हैं तो वो कभी बंद नहीं होती, क्योंकि कोई आदमी अपने कई दशकों को आधे घंटे में नहीं रख सकता, बिल्कुल, है ना। तो वो चुनी चुनी बातें, और अभी बहुत सी चीज़ें आपके जाने के बाद मुझे याद आएगी यार ये बात भी होनी चाहिए थी, क्योंकि क्या चीज़ें छूटती भी चली जाती हैं। आज की तारीख में हम दुनिया इतनी स्पीड से बदल रही है कि आज की तारीख में कुछ और चीज़ें याद रहती हैं। चलो यार ये करना है, ये करना है, कि ये करना है, अरे वो आने वाला होगा, अरे उससे मिलने के लिए जाना है। तो क्योंकि वही वाली बात कि बॉम्बे शहर नहीं है, बम्बई शहर नहीं है, बम्बई बाज़ार है। बाज़ार में अपने आप को बेचना चाहिए, आना चाहिए, और किसी को ख़रीदना आना चाहिए। इस शहर में अगर आप एक्सपेक्ट करें कि आपको इस शहर में आपका शहर मिल जाए, या इस शहर में वो संवेदनाएं मिल जाएं, या वो रिश्ते मिल जाएं, तो आप गलत फहमी में पह रहे हो। अगर आपके पास 5 दोस्त भी ऐसे हैं जिनसे आप बिना हिचक के कितने भी बजे फ़ोन कर सकते हो, तो आपका समझना चाहिए कि आप बम्बई में बहुत खुश आदमी हो। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र भाई, आपने हमारे लिए वक्त दिया। ये थे जाने माने अभिनेता वीरेंद्र सक्सेना। प्रोग्राम गुफ्तगू के आज के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।